हम लोग बात कर रहे थे आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस पे, और ये आपको कहा गया था कि आपको सेल्फ डिफेंस का कानूनी हक है। वो सेल्फ डिफेंस का कानूनी हक उपयोग में लाने का जो अवसर है वो किसके कार्य के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कार्य का कर्ता जिसके काम के परिणाम स्वरूप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने की जरूरत पड़ी, वो काम अपराध करने के लिए समर्थ और सक्षम व्यक्ति ने किया है या ऐसे व्यक्ति ने किया है जो अपराध करने में असमर्थ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रत्येक ऐसे काम के प्रति जो समर्थ व्यक्ति द्वारा किए जाने की दशा में शरीर के विरुद्ध अपराध या संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जा सकता है, उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। और अगर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए कुछ भी करते हैं तो वो बातें जो राइट टू सेल्फ डिफेंस के यूज में की जाएंगी वे अपराध नहीं है, ऐसी बात आई है। और राइट टू सेल्फ डिफेंस ये उस व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी आपको उपलब्ध है जो विधि अनुसार अपराध करने के लिए अक्षम है। तो विधि उसे अपराध करने के दृष्टिकोण से भले ही असमर्थ मान रही हो, लेकिन उसके कृत्य के परिणाम स्वरूप प्रभावित व्यक्ति को तो नुकसान होना ही है, क्योंकि कृत्य वो तो परिणाम पैदा ही करेगा। कृत्य ये कहेगा थोड़ी कि चूंकि हमें ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो अपराध करने में असमर्थ है। राइट टू सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना देखा जाएगा कि वो काम जो किया गया है अगर किसी ऐसे आदमी द्वारा किया जाता जो कानूनन अपराध करने के लिए समर्थ है तो अपराध होता या नहीं। और यदि इसका उत्तर है कि वो अपराध होता, फिर अगला सवाल होगा कि क्या वो अपराध मानव शरीर के विरुद्ध होता, क्या वो अपराध संपत्ति के विरुद्ध होता। यदि इसका उत्तर भी है तो फिर इस कार्य के प्रति आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस है, भले ही जो कार्य का करता है उस पर आपराधिक विधि के मुताबिक आपराधिक दायित्व तो अधिरोपित हो सकता है या नहीं। आपके राइट टू सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्य के कर्ता की जो दशा है अपराध के संबंध में इसका कोई मूल्य नहीं, भले ही यह कार्य का कर्ता चित्त विकृत बालक अपरिपक्व समझकर और इसके कारण कानून के दृष्टिकोण से अपराध करने से एक्सक्यूज है, उस पर आपराधिक दायित्व तो नहीं आएगा। लेकिन अगर यह समर्थ होता है तो इसका यह काम यदि अपराध माना जा सकता है, यानी कार्य की गुणवत्ता और कार्य की जो पोजीशन और स्थिति है वो बिल्कुल ठीक वैसी है जैसी अपराध की परिभाषा में वर्णित है। बस केवल इतनी सी बात है कि कार्य के कर्ता में विधि उस सामर्थ्य का अभाव देख रही है जो अपराध करने के लिए जरूरी है, तो वो उसके संबंध में एक विशेष प्रकार का रिलैक्सेशन है। लेकिन जहां तक राइट टू सेल्फ डिफेंस के एक्सरसाइज का सवाल है वो तो इस व्यक्ति के कार्य के प्रति है। ये कार्य
जिसके प्रति किया गया है उसे तो कार्य का नुकसान होना है, और वो व्यक्ति अपने में पीड़ित और निर्दोष इसी श्रेणी का है, क्योंकि वो आक्रमणकारी तो नहीं है, वो रिवेंज तो नहीं ले रहा है। तो सीधी सी बात है, ये कार्य जिस व्यक्ति के प्रति हो रहा है उसे किसी भी सुरक्षा से वंचित क्यों किया जाए। अब यह भी हो सकता है कि इस कार्य के कर्ता ने ऐसा कार्य किया जो इसकी मृत्यु की सीमा तक का राइट टू सेल्फ डिफेंस दूसरे को दे रहा हो। तो नो डाउट ये एक दुखद परिस्थिति हो सकती है कि कार्य का कर्ता ऐसे सामर्थ्य के अभाव से ग्रसित जो उसे एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर अपराध करने में समर्थ बनाती है, और उसके प्रति राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करके उसकी मृत्यु कारित की जा रही है। यह एक दुखद परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अगर न की जाए तो एक निर्दोष और पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, वो भी तो मृत्यु को प्राप्त होने के जोखिम में पड़ जाएगा, तो उसे तो रक्षा का दायित्व होना ही चाहिए। इसलिए राइट टू सेल्फ डिफेंस बिना कर्ता के सामर्थ्य का विचार किए, ठीक है, कर्ता के सामर्थ्य का विचार नहीं किया जाएगा। और जब लास्ट सेक्शन पर आएंगे राइट टू सेल्फ डिफेंस के अध्याय के, तो वहां आएगा कि घातक हमले के विरुद्ध, अगर आप पर घातक हमला हो रहा है तो निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं, उस इनोसेंट पर्सन की मृत्यु कारित कर देने का जोखिम उठाकर भी आपको अपना डिफेंस करने का हक है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु का जोखिम उठाते हुए, निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु का कारित करने के आशय से नहीं। ठीक है, जोखिम उठाना अलग बात है, क्योंकि जोखिम उठाने में पॉसिबिलिटी रहेगी, हो भी सकता है वैसा और नहीं भी हो सकता। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस ये डुअर की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है, ये लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, इसके आधार पर आपको दिया गया अधिकार है। और जब राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग आप करते हैं तो आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की परिभाषा से बाहर हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि कृत्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं है। अगर कर्ता ने यानी डुअर ने पहले काम न किया होता तो जो कुछ आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में किया वो भी ना हुआ होता, और अपराध स्वतंत्र कृत्य इससे जन्म लेता है, और स्वतंत्र कृत्य डुअर ने किया है। उस डुअर में अपराध की सामर्थ्य है या नहीं है इससे मतलब नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्ट उसका है। ये जो राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है, इसका एक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बारे में तो यह कहा जाए कि ये विवश और मजबूर सा हो गया है अपनी रक्षा के विचार से या अपनी रक्षा की आवश्यकता के कारण, तो ज्यादा ठीक और सत्य के निकट बात है। इसलिए राइट टू सेल्फ डिफेंस को किसी भी दृष्टिकोण से अपराध माना नहीं जाना चाहिए, और जो नहीं माना जाना चाहिए कानून उसे मानता भी नहीं। इसलिए राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में उपलब्ध कराया गया कि अगर यह स्थिति आई है कि आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करना पड़े, तो उसे एक्सरसाइज करते हुए वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू दैट इज नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं। ठीक है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस पब्लिक पॉलिसी, हमने जब शुरुआत की थी जनरल एक्सेप्शन की, तो आपसे कहा कि जो प्री के एग्जाम्स होते हैं उनमें खूब पूछा जाता है
कि राइट टू सेल्फ डिफेंस के जो जनरल एक्सेप्शन है वे किस आधार पर अपराध नहीं माने जाते, तो लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, इसके आधार पर वे अपराध नहीं माने जाते। और इससे पूर्व के जो जनरल एक्सेप्शन है वे दुराशय के अभाव, क्योंकि वहां मेंसरिया इसका अभाव है, दैट इज वाई वहां किसी अपराध का गठन नहीं होता। लेकिन आपको किसी परिस्थिति का लाभ लेने का हक नहीं दिया जा सकता। इसलिए कहा कि प्रतिरक्षा के नाम पर बदला नहीं लेंगे आप, प्रतिरक्षा के नाम पर आक्रमण नहीं करेंगे आप, और साथ ही साथ प्रतिरक्षा के इस अधिकार का उपयोग आप स्वयं तभी करेंगे जब मजबूरी हो, क्योंकि यह मजबूरी में अनुदत्त अधिकार है। मजबूरी हो तभी इसका उपयोग होना चाहिए, अदरवाइज सामान्य तौर पर आपके प्रति किए गए अपराधों के संबंध में आपकी रक्षा का दायित्व उसी अभिकरण, उसी एजेंसी का होना चाहिए जिस एजेंसी को इसके लिए जन्म दिया गया है। और हम लोगों ने देखा है कि नागरिकों ने, ये लोगों ने, क्योंकि नागरिक ये तो राज्य की अवधारणा के बाद की बात, जब राज्य स्थापित हो जाएगा नागरिक तो उसके बाद है। तो लोगों ने प्रिमिटिव स्टेज में अपनी सुरक्षा के लिए ही राज्य को जन्म दिया था। तो आपकी सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व राज्य का है। तो अगर आपके पास राज्य के प्राधिकारियों का आश्रय लेने का समय है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आपके पास ऐसी मजबूरी या आपके पास ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करो, यह कहा ही नहीं जा सकता। और ऐसी दशा में आपको अनाधिकार काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने सुबह भी चर्चा की थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस से यही कहा कि जब चीफ जस्टिस ने कहा कि साहब वही जो मसला चल रहा है कि राज्यपाल अपने यहां विधेयक को अगर 9 साल, 7 साल, 8 साल पेंडिंग रखते हैं तो क्या अदालतों को चुप बैठना चाहिए? तो क्या अदालतें कुछ नहीं कर सकती? तो अटॉर्नी जनरल का जवाब ही यही है कि अदालत का काम ही नहीं है वो, और संविधान ने सबके काम बांटे हैं। अदालत को जो काम दिया है, अगर अदालत उसे 10 साल नहीं कर रही, 20 साल नहीं कर रही, तो उसे करने का हक सरकार को नहीं मिल जाता है कि सरकार कहे कि साहब अदालत में 20 साल हमारा मुकदमा चलता रहा और साहब अभी तक फैसला नहीं आया, तो डीएम साहब कहे अब तो हम फैसला कर देंगे, क्योंकि 20 साल आपने किए ही नहीं। ठीक है, हालांकि जो डिसीजन आएगा वो आगे आएगा, लेकिन बात इस संदर्भ में प्रासंगिक हो रही, इसलिए हमने वो तर्क यहां पर रखा कि अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस इसे एक्सरसाइज करने की जरूरत है और आपके पास समय है, नो डाउट राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करने की आवश्यकता आन पड़ी है, लेकिन आपके पास समय है, यानी यू हैव द ऑप्शन, आपके पास विकल्प है। चाहे राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग कर लीजिए और चाहे लोक प्राधिकारियों के माध्यम से अपनी रक्षा करवा लीजिए। तो आपको उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। तो कानून स्वयं आपके प्रथम विकल्प को समाप्त कर रहा है। क्यों? उसने कहा है कि धारा 37 में वर्णित सीमाओं के अधीन आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस रहेगा 2 प्रकार के अपराधों के खिलाफ। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर राज्य के अधिकारी आपके विरुद्ध कुछ ऐसा कर रहे हैं
जिसे शरीर के विरुद्ध अपराध या आपकी संपत्ति के विरुद्ध अपराध इसलिए माना जा सकता है कि उस काम को करने का जो तरीका कानून ने बताया वो उस तरह से काम नहीं कर रहे। ठीक है, हमने आपसे इस बात को समझने से पहले एक बात और भी समझ लिया कि दो बातें होती हैं, एक काम करने की सामर्थ्य और एक काम करने की प्रक्रिया। आप में किसी काम को करने का सामर्थ्य है, ये एक बात, और अगर काम करने का सामर्थ्य है भी तो उस काम को करने की जो प्रक्रिया है, आपको उस काम को उसी प्रक्रिया से करना चाहिए। ठीक है, यह अपेक्षा है। पुलिस को यह शक्ति है कि वो आपको गिरफ्तार कर ले, लेकिन पुलिस को यह शक्ति तब है जबकि आपके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका हो। ठीक है, विश्वसनीय इत्तिला मिल गई हो। सेक्शन 41 सीआरपीसी था, जो अब कितना हो गया 35 बीएनएसएस। उसमें कहता है कि पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है, दे मे अरेस्ट। ठीक है, लेकिन कब? जब आपके विरुद्ध ऐसा अपराध करने की, ठीक है, विश्वसनीय इत्तिला मिल चुकी हो, जो अपराध 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय। ठीक है, या आपके विरुद्ध ऐसे अपराध को करने के संबंध में उचित परिवाद किया जा चुका हो, या ऐसे अपराध को किए जाने के संबंध में आपके विरुद्ध युक्त संदेह विद्यमान हो। यानी सिर्फ इत्तिला, इसके आधार पर आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विश्वसनीय इत्तिला, और इत्तिला और विश्वसनीय इत्तिला, इसके अंतर को बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी एक एक लाइन सीआरपीसी की खत्म की गई है। ठीक है, तो उसे बहुत व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं है। उचित परिवाद, केवल परिवाद नहीं, उचित, यानी परिवाद का औचित्य साबित हो गया, तब पुलिस को अरेस्ट करने की ताकत। और अरेस्ट कैसे करेंगे, यानी अरेस्टिंग की प्रक्रिया क्या होगी? आप मनमर्जी से अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी पूरी प्रक्रिया सीआरपीसी पहले कहां सुनती थी 41 से 60, और अब भी 35 से संभवतः 60 ही है, वहां तक दी है। और वहां क्या लिखा है? गिरफ्तारी के संबंध में जिस प्रक्रिया को अधिनियमित किया गया उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि पुलिस को न सिर्फ गिरफ्तारी की शक्ति है, लेकिन साथ ही पुलिस जब गिरफ्तारी करेगी तो किस प्रक्रिया का पालन करेगी, यह भी बताया गया है कानून में। अब पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ठीक है, जैसी प्रक्रिया लिखी है, जब उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो परिरोध में तो ले ही रहे। भाई, गिरफ्तारी का मतलब ये होता है आपको अपनी अभिरक्षा में ले लेना, अपनी कस्टडी में ले लेना। और कस्टडी में लेने का अर्थ है कि आपकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। नाउ यू कैन नॉट मूव, ठीक है, एनीवेयर ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन विल। ठीक है, आप अपनी इच्छा से अब कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। और आगे हम लोग देखेंगे कि अगर युक्त आशंका पैदा हुई है सदोष परिरोध की,
तो इसे मानव शरीर के विरुद्ध अपराध माना जाएगा। इसका मतलब राइट टू सेल्फ डिफेंस हो सकता है, और पुलिस ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, प्रक्रिया का पालन नहीं किया। लेकिन अगर आप पुलिस के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग कर रहे हो तो यहां पर आपको कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस कानून नहीं देगा, क्योंकि पुलिस की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये ठीक कि उसका काम सर्वथा उचित नहीं है पुलिस का, उसे पहले इत्तला की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए, परिवार के औचित्य का पता लगाना चाहिए था, संदेह की युक्ति संगतता के संबंध में अपना समाधान करना चाहिए था, और उसके बाद आपको अरेस्ट करना चाहिए था। ठीक है ये बात, उसने बिना ऐसा किए आपको अरेस्ट किया है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप पुलिस के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग करो, क्योंकि व्यक्ति के हित पर समाज के हित को हमेशा प्रधानता दी जाएगी। और इन स्थितियों में अगर आपको क्या किया जाए, पुलिस के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस के उपयोग की इजाजत दे दी जाए तो समाज को ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, हां, पुलिस बिल्कुल अपराधिकृत काम कर रही है, ठीक है, तब आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस रहेगा, तब रहेगा। और पुलिस हमने जानबूझकर, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, इस्तेमाल किया है पुलिस का शब्द लोक सेवक है, क्योंकि कोई लोक सेवक है और लोक सेवक डिफाइन होकर आया है। आईपीसी में धारा 21 थी, वो 12 श्रेणियां लोक सेवकों की बताती थी, और पीछे हम लोग पढ़कर आए लोक सेवकों की वही 12 श्रेणियां आज भी। उनमें से कोई भी वो काम कर रहा है जिसे करना उसका कर्तव्य है लोक सेवक के नाते, लेकिन वो उस काम को जैसे करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहा, यानी उसके करने की प्रक्रिया जो कानून बताता है वो ठीक उसी तरह से नहीं कर रहा। लेकिन इसके बाद भी आपको उसके कार्य के प्रति कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। लोक सेवक, उसने किसी को निर्देश दिया है कि आप अमुक काम करो, जिसे निर्देशित उसने किया है वो लोक सेवक नहीं है, लेकिन जिसने निर्देश दिया वो लोक सेवक है, और निर्देशित व्यक्ति उस काम को कर रहा है जो लोक सेवक ने निर्देशित किया है। और जो कुछ कर रहा है निर्देशित व्यक्ति वो एकदम ठीक नहीं है, सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं है। सर्वथा गलत है तब तो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, सर्वथा गलत, इसके खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है। लेकिन अगर सर्वथा गलत नहीं है, ठीक है, सर्वथा गलत नहीं, यानी कुछ न्यायानुमत है कुछ गलत है, ऐसी दशा है, तो इस व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये काम जो कर रहा है नो डाउट वो सर्वथा ठीक नहीं है, सर्वथा ठीक नहीं है, कुछ गलत भी है, लेकिन सर्वथा गलत है ऐसा भी नहीं। उस काम को करने के पीछे स्वयं उसकी कोई इच्छा और स्थिति ये भी नहीं है, उसे तो लोक सेवक ने निर्देशित किया है। तो ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस यह आवश्यकता जनित अधिकार है, ठीक है, तो इसका आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग होना चाहिए, इसका अंधाधुंध उपयोग नहीं होना चाहिए, और इसका अंधाधुंध उपयोग करके समाज के नुकसान के लिए इसका उपयोग न किया जा सके। इसीलिए जहां पर राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया था, 2 प्रकार के अपराधों के विरुद्ध वहां लिख दिया था उन्होंने
कि धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अध्ययन आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस रहेगा। यानी अगर धारा 37 की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, और राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है यदि ऐसी दशा है तो आपका जो कृत्य होगा वो अपराध की सीमा में आ जाएगा, क्योंकि आपका कृत्य सिर्फ इसलिए अपराध नहीं समझा जा रहा क्योंकि अध्याय की शुरुआत जो सेक्शन था वो कहता था वे बातें अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपभोग में की जाती है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको 37 में जो मर्यादाएं बताई गई उनके अधीन उपलब्ध है। तो अगर वे मर्यादाएं संतुष्ट नहीं तो राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं, और जब राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं तो आपका कृत्य अपराध है। ठीक है, तब आपको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। तो धारा 37 देखें क्या कहती है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, काम जिनके अगेंस्ट राइट टू सेल्फ डिफेंस है ही नहीं। इसमें 99 खोल लो। ठीक है, आईपीसी में सेक्शन 99 खोल लो तो कहता है कार्य, शुरुआत में आईपीसी है सीआरपीसी है, तो फिर आईपीसी में हमने कहा ना 99 खोलो। तो कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं, कहता उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, डैश ले रहा है, इसका मतलब ग्रामर के नियमों के मुताबिक डैश से पहले लिखे हुए शब्द का, खा और गा तीनों खंडों के विरुद्ध वो तीनों खंडों के पढ़े जाने के पूर्व पढ़े जाएंगे। ठीक है, तब जब का खंड को पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, जबकि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती। यानी पहली जरूरत क्या है कि आपको मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, युक्त रूप से। ठीक है, काम हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रत्यय किया जाता है, तो चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुगत न भी हो। यानी काम का कर्ता कौन है, लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है, और काम की गुणवत्ता क्या है कि उससे मृत्यु या घोर उपहति इसके कारित होने की कोई युक्त आशंका पैदा नहीं हो रही। युक्त आशंका का मतलब क्या हुआ कि लोक सेवक के उस काम को किसी के भी सामने रखा जाए, वो आदमी जिसके सामने उस काम को रखा जाएगा वो ये कहेगा कि नहीं, इससे मृत्यु या घोर उपहति नहीं हो सकती, ग्रीवियस हर्ट नहीं हो सकती इस काम से। ठीक है, मृत्यु नहीं हो सकती। अगर एक आम आदमी उस काम को देखकर यह कहेगा कि नहीं, इससे मृत्यु तो हो सकती थी या ग्रीवियस हर्ट हो सकती थी, तो लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे होगा। ठीक है, लोक सेवक अगर कानून के द्वारा दी गई अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, ठीक है, कानून के द्वारा दी गई अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है और कानून सम्मत तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो चाहे तो मृत्यु की आशंका पैदा हो चाहे घोरोपति की, ठीक है, आप उसके काम में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। ठीक है, आपने देखा था जब गिरफ्तारी के प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे थे
उन्होंने कहा था कि ऐसा अपराध, ठीक है, जो शायद आजीवन कारावास से दंड नहीं है, उसमें बल प्रयोग इस सीमा तक हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु पारित कर दी जाए, ठीक है, इस सीमा तक बल प्रयोग हो सकता है, फिर तो आपको बल प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, तब तो लोक सेवक के प्रति आपको समर्पण करना चाहिए, ठीक है, फिर तो आपको लोक सेवक के प्रति कुछ करेंगे ही नहीं आप, सीधी बात उसे करने दीजिए, क्योंकि कानून सम्मत काम जो इसका कर्तव्य वही तो कर रहा है और कानून सम्मत तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो फिर बात खत्म हो गई, कानून उसे वो करने का हक दे रहा है, तो फिर सीधे मामला वहां पहुंच जाएगा, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का काम, ठीक है, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का काम या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध मानने वाले व्यक्ति का काम, तब तो मामला वहां पहुंच गया, ठीक है, तब भी उसका काम अपराध नहीं है, आप रोड़ा क्यों अटका रहे उसमें, तब तो उसका काम अपराध है ही नहीं। अब सवाल यह है कि वो ऐसा काम कर रहा है जो सर्वथा न्यायानुमत नहीं है, लेकिन वो सद्भाव पूर्वक कर रहा है, सद्भाव पूर्वक कर रहा है और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उस काम को किया जाना संभव मानते हुए कर रहा है। क्या कह रहा है? जिससे मृत्यु या घोरोपद की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए, पदाभास मीनिंग भाई पद के आभास में, भाई संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा पद के आभास में, भले ही उसके पद के अनुरूप वो काम नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है और सद्भाव पूर्वक लगता है, ठीक है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है, वो सद्भाव पूर्वक अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में एक काम को कर रहा है या करने का प्रयत्न कर रहा है और वो काम सर्वथा न्यायानुमत नहीं है, ठीक है, एकदम जस्टिफाइड है ये भी नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन उस काम से आपको मृत्यु या घोर उपद की कोई आशंका ये भी नहीं हो रही, या तो चलो मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट इसकी आशंका पैदा हो रही हो, तब तो आपात की स्थिति मानी जा सकती है, तब तो इस पब्लिक सर्वेंट के काम के विरुद्ध भी, जो कि सर्वथा न्यायानुमत काम नहीं कर रहा है, इसके काम के विरुद्ध भी आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस मिल जाएगा, वो आपको गिरफ्तार कर रहा है, उसके पास वारंट नहीं, तो आपको मार तो नहीं रहा, मृत्यु या घोर उपद की आशंका तो नहीं है आपको, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट यू, नो डाउट, तो चले जाना मजिस्ट्रेट के पास, 24 घंटे में तो पहुंच ही जाओगे भाई, 57 सीआरपीसी है, वो कहती 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले ही जाना है, अनुच्छेद 22 है, वो तो फंडामेंटल राइट, ठीक है, इन एनी केस ऑफ अरेस्ट, ठीक है, एवरी अरेस्टिंग ऑफिसर इज बाउंड टू प्रोड्यूस दैट पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो कौन सी ऐसी आफत आ गई थी जिसकी वजह से आप राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करें? हाँ, मृत्यु या घोर उपद है, इसकी बात अलग है, ठीक है, तो मृत्यु या घोर उपद इसे छोड़कर अगर कोई लोक सेवक सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में काम कर रहा है या काम को करने का प्रयत्न कर रहा है, तो भले ही उसका काम सर्वथा न्यायानुमत नहीं है, सर्वथा न्यायानुमत, ये नहीं लिखा कि सर्वथा गलत है, सर्वथा गलत के प्रति फिर आ जाएगा, यही क्रिमिनल लॉ की समझने लायक चीज है, उसका सर्वथा न्यायानुमत नहीं, ये नहीं कहा कि सर्वथा गलत हो तो भी लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट रक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, और यहीं पर प्री में सवाल बनेगा और उसके लिए याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं, बात को समझ लेना है, यानी लोक सेवक उसके कार्य के विरुद्ध
आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस है यदि उसका कार्य सर्वथा न्यायानुमत भी नहीं है, सर्वथा न्यायानुमत नहीं, ठीक है, भले ही वो सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कार्य सर्वथा न्यायानुमत नहीं और उस कार्य से मृत्यु या घोर उपाधि इसकी आशंका पैदा हो रही है राइट टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है, वो सद्भाव पूर्वक काम नहीं कर रहा, ठीक है, अपने पदाभास में काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसे उसका कार्य सर्वथा न्यायानुमत भी नहीं है, आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, वो सद्भाव पूर्वक काम कर रहा है, अपने पदाभास में कर रहा है, लेकिन टोटली गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है, ठीक है, उसके विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, तो ये ब्लंटली ऐसे याद करना कि लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि यदि कोई कार्य है जिससे मृत्यु या घोर उपद की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, अच्छा मृत्यु या घोर उपद की आशंका तुम्हें कारित हो रही थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस कार्य से मृत्यु या घोर उपद की आशंका युक्त रूप से कारित हो रही थी, यानी किसी को भी कारित होती, तुम्हारी जगह कोई और होता उसे भी कारित होती, ऐसी दशा नहीं थी, तुम्हें कारित हो रही थी, तो भी राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको नहीं है, क्योंकि उसने लिखा कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपद की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो चाहे वो काम सर्वथा न्यायानुमत न हो, यदि अगर सर्वथा न्यायानुमत है तब तो फिर है ही नहीं, आपको तब तो है ही नहीं राइट टू सेल्फ डिफेंस, लेकिन अगर सर्वथा न्यायानुमत नहीं भी है तो भी राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको नहीं है, ठीक है, हां सर्वथा गलत है तब बात अलग हो गई, ठीक है, तब बात अलग हो गई, और सर्वथा न्यायानुमत नहीं, पदाभास में काम कर रहा है, सद्भाव पूर्वक कर रहा है, लेकिन उससे मृत्यु या घोर उपद की आशंका युक्त रूप से कारित हो रही, तो भी राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको है, ठीक है ना, तब भी तो है, तो सेक्शन को बिल्कुल ढंग से समझ लेना है, मृत्यु या घोर उपद की आशंका युक्त रूप से कारित हो रही है, ठीक है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको है, भले ही लोक सेवक सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में काम कर रहा था, ठीक है, तब भी उसके कार्य के प्रति, ठीक है, लेकिन उसका काम कैसा था, सर्वथा न्यायानुमत नहीं था, ठीक है, तो आपको उसके कार्य के विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस है, और गलत कर रहा है तब तो है ही, तब तो है ही, ठीक है, तो आपको लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है ऐसा नहीं लिखा हुआ है सेक्शन 37 में, ठीक है, सेक्शन 37 बी कहता है यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपद की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाए, यानी अब लोक सेवक अपने निर्देश के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से काम करवा रहा है, तो जो अन्य व्यक्ति काम कर रहा है उसे भी सुरक्षा उसी स्तर की मिलेगी जिस स्तर की लोक सेवक स्वयं काम करता तो मिलती, और लोक सेवक को सुरक्षा क्या मिली थी कि वो सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में अगर काम कर रहा है या करने का प्रयत्न कर रहा है तो भले ही उसका काम सर्वथा न्यायानुमत नहीं, लेकिन उस काम से मृत्यु या घोर उपद की कोई आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, तो लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं था। यही दशा उस व्यक्ति के विरुद्ध भी रहेगी आपकी, यानी उस व्यक्ति की जो राइट टू सेल्फ डिफेंस को यूज करना चाहता है उस व्यक्ति की इसके प्रति भी यही दशा रहेगी, जो व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश से काम कर रहा है, उसके ऑन इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, पुलिस वालों ने कहा कि पकड़ लो इनको, ठीक है, आपने पकड़ा,
सर्वथा ने अनुमत नहीं था, अरेस्ट वारंट नहीं था, लेकिन पदाभास में सद्भाव पूर्वक वो काम कर रहे थे। ठीक है, पकड़ा ही आपको, मृत्यु या घोरोपत की तो कोई आशंका पैदा नहीं हुई। ठीक है, आप राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज कर रहे हो तो आई नहीं आपको, और जब राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं तो आप अपराध कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस होता तभी तो बचते आप, तो ही नहीं। ठीक है, आवारा कुत्तों को पकड़ने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पारित किए हैं, आज भी कर दिए, और आज एकदम बैलेंस डिसीजन है। ठीक बात है कि वैक्सीनेशन करके छोड़िए, और जो भयंकर हैं उन्हें ठीक है बंद करके रखा जाएगा, खाना खिलाने के लिए अलग से वो बनेंगे। अब और ये कहा कि अगर खतरनाक कुत्ते को पकड़ रहे हैं और आपने रोका तो 25,000 रुपए जुर्माना, और अगर किसी एनजीओ वाले ने रोका तो 2 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, अब कुत्तों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जो कटखन्ना नहीं है उसे पकड़ रहे हैं, तो सर्वथा ने अनुमत तो नहीं है काम भाई, सर्वथा ने अनुमत तो नहीं है, और अपने पदाभास में सद्भावपूर्वक काम करते हुए पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुत्तों को पकड़ने से आपको कोई मृत्यु या घोरोपत की आशंका तो कारित नहीं हो रही। ठीक है, आपने रोका और राइट टू सेल्फ डिफेंस आप कह रहे हो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हालांकि कुत्तों के विरुद्ध आपको नहीं है, और अगर आप रोकने की कोशिश करोगे वो कुछ कहे तो फिर आप आक्रमण कर रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझाने के लिए कि काम ऐसा है जिससे मृत्यु या घोरोपत की युक्त आशंका पैदा नहीं हो रही और आप कर रहे हो, तो फिर सीधी सी बात है आपको कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। आगे कहता है उस व्यक्ति की स्थिति, इसी की बात कर रहे थे हम लोग, जो लोक सेवक के निर्देश से काम कर रहा है। कहता है यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। यानी लोक सेवक ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है संबंधित व्यक्ति को काम करने के लिए, वो निर्देश ही अपने आप में सर्वथा न्यायानुमत नहीं है, सर्वथा न्यायानुमत नहीं है, पूरी तरह गलत नहीं है, पूरी तरह गलत और सर्वथा न्यायानुमत न होना तो अलग अलग स्थितियां हैं। उसने जो निर्देश दिया वो सर्वथा न्यायानुमत नहीं है, उनका पकड़ बांध दो इन्हें, जबकि वहां क्या लिखा है, अनावश्यक अवरोध कारित नहीं किया जाएगा, जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई है। ठीक है, सेक्शन 46 था सीआरपीसी में कि व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करेंगे, तो कहता था कि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करेगा उसे वस्तुतः छुएगा और परिरुद्ध करेगा, लेकिन कब, जब उसने मन वचन कर्म से अपने आप को अरेस्टिंग ऑफिसर के सुपुर्द न कर दिया हो, ठीक है, तब करेगा ऐसा। और सेक्शन 49 था, वो कहता था अनावश्यक अवरोध कारित नहीं किया जाएगा। अब उसने मन वचन कर्म से अपने को समर्पित कर दिया, फिर भी पुलिस वाले ने निर्देश दिया कि पकड़ो इन्हें, बांध दो इनके दोनों हाथ। अब सर्वथा ने अनुमत नहीं है ये काम, लेकिन इसके बाद भी आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं मिला है, क्योंकि इस कार्य से मृत्यु या घोरोपत की कोई आशंका कारित नहीं हो रही है युक्त रूप से। ठीक है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको नहीं। कहता तीसरा गाखंड कि उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए, यानी आप अपनी रक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है आपके पास, तो भी प्राइवेट रक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, यह हमेशा सिचुएशन में देखा जाता है कि लोक सेवकों की सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त करने का समय आपके पास था या नहीं। आपकी किताबों में एक उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति को पता लगा कि अगले दिन रात में
उसके खेत पर कुछ लोग कब्जा करने आएंगे, उसने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और अगले दिन खेत पर वाकई कब्जा करने लोग आ गए। उसने संपत्ति की प्राइवेट रक्षा का अधिकार का उपयोग किया सम्यक ढंग से, ठीक है, और एक आदमी की मृत्यु कारित हो गई। प्रश्न था कि जब एक दिन पहले सूचना मिल गई कि आएंगे कब्जा करने, तो आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? और चूंकि 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन या 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो इस दशा में इन्हें राइट टू सेल्फ डिफेंस था ही नहीं। कोर्ट ने कहा बिल्कुल गलत था। अब देखिए, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता, इसीलिए प्रत्येक मामला न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाता है साक्ष्य के आधार पर। उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर मामले में जो उसे सूचना थी वो किसी अधिकृत सोर्स से नहीं थी कि वो उस सूचना पर विश्वास करता ही। ऐसी तो बहुत अफवाहें उड़ती रहती कि फलाने आएंगे तो वे मारेंगे। वो उस सूचना पर क्यों विश्वास करता, उसे उस सूचना पर विश्वास क्यों कर लेना चाहिए था, यह भी तो पता लगे। वो तो एक अफवाह के सूरत की सूचना थी जो बाई चांस सच हो गई। तो अफवाहों की सूचना देने तो कोई पुलिस के पास नहीं जाता, नहीं गया तो, और जब वाकई आक्रमण हो गया तो उसके पास राज्य के प्राधिकारियों के पास जाने का समय आ ही नहीं। तो इसलिए कानून को याद नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जो आप रटा करते हैं, कानून याद करने की चीज नहीं है, यह एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है जिसे गिवन सिचुएशन में लागू किया जाएगा और देखा जाएगा कि यह लागू हो रहा या लागू नहीं हो रहा। जो एविडेंस आया उसके आधार पर तय होगी चीजें, और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के आधार पर यह आपको सदैव याद रखना चाहिए कि यदि यह सिद्ध हुआ साक्ष्य के आधार पर कि आपके पास लोक प्राधिकारियों की संरक्षा प्राप्त करने का समय था, देन देयर इज नो राइट टू सेल्फ डिफेंस अवेलेबल फॉर यू। फिर आपके लिए राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के तौर पे, ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि किन दशाओं में आपके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है और वो स्थितियां हैं या नहीं है। इसी का निर्धारण साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगला सबसेक्शन 2 कहता है किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। ये न भी लिखा हो तो भी ये लिखा है ऐसा ही माना जाएगा, न लिखा हो ये, क्योंकि प्रतिरक्षा शब्द ये है, और हमने आपसे बार बार कहा कि हर शब्द की अपनी सीमा है, हर शब्द अपने ढंग से परिभाषित होता है, ठीक है। प्रतिरक्षा मतलब ये होता है कि जिस कृत्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा की आवश्यकता पैदा हुई है उस कृत्य को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, जितने कृत्य की जरूरत है रिएक्शन के तौर पर सिर्फ उतना, उससे आगे जैसे ही बढ़े आप तो या तो बदला है, ठीक है, उससे आगे फिर बदला है और या फिर आक्रमण है, कम से कम डिफेंस नहीं है। डिफेंस तो सिर्फ इतना कि बस आपको रोकने के लिए जितना जरूरी है उतना ही, उससे अधिक नहीं, ठीक है। आप रुक गए, बात खत्म हो गई, हमसे मतलब ही नहीं है।
ठीक है, तो अगर ये न लिखो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उससे अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी जरूरी थी, तो भी माना यही जाएगा कि प्रतिरक्षा का मतलब यही होता है कि आप सिर्फ उतनी ही अपहानि करें जितनी जरूरी हो आपकी अपनी रक्षा के प्रयोजन से, क्योंकि उससे अधिक अपहानि अगर आप कर रहे हो तो फिर आप बदला ही ले रहे हो। कहो आप कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी कहो, लेकिन आप फिर ले बदला ही रहे हो। अदरवाइज तो जितना जरूरी था उतना आपने कर लिया। हां, यह हो सकता है कि हमने उतनी ही अपहानि कारित करने की कोशिश की जितनी जरूरी थी, और दुर्भाग्य कि उतनी ही अपहानि से नुकसान इतना बड़ा हुआ जिसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी। तो धराशायी है विधिपूर्ण काम, विधिपूर्ण ढंग से अगर हमने किया है तो दुर्घटना है। आपकी किताबों में उदाहरण दिए हैं, और छोड़ो उदाहरण, हम वो देख रहे थे खुद बैठे हुए टीवी पे, जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो मर्डरर्स ने पिस्टल निकाली, गोली मारी, पुलिस आई, तत्काल उन्होंने मर्डरर्स को पकड़ा और ऐसे जमीन में लगा दिया था, उनका मुंह जमीन में लगा दिया था और ऐसे करके दबाए रखे थे। मान लो कि देर हो जाती और ये नाक और मुंह दोनों जमीन में थे, दब जाता, सांस ना आती और वो मर जाते। भागने का तो प्रयत्न किया नहीं था उन्होंने, सरेंडर तो तत्काल कर दिया था। पुलिस को गिरफ्तार करने का हक है, मार डालने का तो नहीं। यद्यपि यह राइट टू सेल्फ डिफेंस का उदाहरण नहीं है, ठीक है, यह सेल्फ डिफेंस का उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इस उदाहरण, चलिए इसमें बदलाव कर देते। आपने कुछ ऐसा काम किया जो जिससे घोर उपहतिकारित होने की युक्त आशंका पैदा हो रही थी। अब हमने राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग किया आपके विरुद्ध, और आपका सिर ऐसे ही जमीन पर लगा दिया और बाई चांस मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हमने उससे अधिक अपहानि कारित नहीं की जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से जरूरी थी, लेकिन उससे अधिक अपहानि कारित हो गई, तो हम क्या करें? करना मेरे बस में है, क्या होगा ये मेरे बस में नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सबसेक्शन 2 लागू हो रहा है और मेरा कृत्य राइट टू सेल्फ डिफेंस की सीमा से बाहर चला गया, ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबसेक्शन 2 की जो अपेक्षा है वो सिर्फ इतनी कि इस अपवाद का विस्तार उससे अधिक अपहानि कारित करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से आवश्यक है। तो उससे अधिक अपहानि हमने कारित की कब? हमने तो उतनी ही की। उससे अधिक अपहानि हो गई तो उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। हां, उससे ज्यादा हम अपहानि कारित करें जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से जरूरी है। आपकी किताबों में उदाहरण दिया, बुढ़िया ने डंडा मारा, आपने उसके भाला मारा, ठीक है। तो प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि कारित करनी जरूरी थी उससे ज्यादा आप बल का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। किसी ने किसी के भाला मारा और उसको रोकने के लिए डंडा चलाया, बाई चांस सिर में लगा, वहीं मर गए। भाला उसके ये लगा और वो बच गया, लेकिन उसका कृत्य पूरी तरह न्यायोचित है, ठीक है ना। भाला तो आपने चलाया था ना, उस पे लगता तो मरता, युक्त आशंका उसे पैदा हुई थी घोर उपहत्या मृत्यु की, और उस दशा में उसे मृत्युकारित करने तक का अधिकार आया,
और उसने तो एक ही डंडा चलाया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु कारित करने के लिए उसने डंडा चलाया, बाई चांस था, सिर पे लगा, मृत्यु हो गई। तो यह कैसे मान लिया जाए कि जितना बल प्रयोग जरूरी था उससे ज्यादा का किया गया, ठीक है ना। तो यदि उससे ज्यादा अपहानि कारित की गई है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अपहानि कारित नहीं की गई लेकिन हो गई तो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है ना। कानून को दोनों तरह से पढ़ना चाहिए, तभी ठीक रहता है कि जो लिखा है उसका अभिव्यक्त मीनिंग क्या होगा और जो नहीं लिखा लेकिन उसका अर्थ वो हो सकता है तो वो भी उसमें लिखा मान लिया जाएगा। इसी को इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्नित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उसको कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। यानी अगर आप अपने रॉबिनहुड बनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे या अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करोगे कि हम लोक सेवक, और फिर अगर कोई आपके खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग करेगा तो बिल्कुल उसे राइट टू सेल्फ डिफेंस है पूरी तरह, भले ही आपका काम बिल्कुल ठीक था। आप हमारे घर में रात में घुसे, भले ही मेरे खिलाफ एफआईआर लिखी हुई थी, उसकी वजह से आप हमें अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं कहा कि अब पुलिस, आप सादी वर्दी में थे, आपके पास हथियार थे, हम ये समझे आप अपहरण करने आए हैं और हमने आपके ऊपर गोली चला दी और आप मर गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोक सेवक सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में काम कर रहे थे, ठीक है, और उनके काम से मृत्यु या घोर उपद्रव की आशंका भी कारित नहीं हो रही थी, यद्यपि उनका काम सर्वथा न्यायानुमत नहीं था, ठीक है, उन्हें रात में ऐसे नहीं घुसना चाहिए था, तो भी हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं था, क्योंकि आपने डिस्क्लोज ही कब किया? हमें क्या आकाशवाणी हो रही कि आप लोक सेवक हैं? या ऐसी कोई चीज होती जिससे मेरे पास विश्वास करने का कारण होता? हमारी लोकल पुलिस जिस इंस्पेक्टर को हम पहचानते हैं अपने थानेदार को, वो आपके साथ है, चलो हम मान लेंगे कि मैं गुंडों के साथ थानेदार नहीं हो सकता, तो मेरे पास विश्वास करने का कारण था कि आप लोक सेवक है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए कि कोई काम किसी लोक सेवक ने किया है, उस कार्य के विरुद्ध प्रभावित व्यक्ति राइट टू सेल्फ डिफेंस से वंचित नहीं होता जब तक कि यह साबित न किया जाए कि इस व्यक्ति को यह मालूम था कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो लोक सेवक है, या फिर इसके पास विश्वास करने का कारण था, यद्यपि उसने नहीं बताया, लेकिन फिर भी इसके पास विश्वास करने का कारण था। और आपको मालूम है विश्वास करने का कारण कब माना जाएगा कानून में? जब आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतु, और पर्याप्त हेतु कब माना जाएगा? उसके साथ लोकल पुलिस थी, वो पुलिस की गाड़ी यूज कर रहा था, ठीक है, हालांकि पुलिस की गाड़ी डकैत भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग देयर वाज कुछ ऐसा मौजूद था जिसकी वजह से एक युक्ति संगत मनुष्य को युक्ति संगत रूप से यह लगेगा कि संबंधित व्यक्ति लोक सेवक हो सकता है। यदि ऐसा आपको लग रहा था तो विश्वास करने का कारण आपके पास था, देन आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, जैसे एसटीएफ वाले होते हैं बिल्कुल गुंडों की तरह रहते हैं, मगर काला उनके वो बंधा होता है, और जैसे गैंगस्टर चलते हैं वैसे वो भी चलते हैं। अब उसी ढंग से आए तो हम तो यही मानेंगे आप गैंगस्टर, तो उनके अगेंस्ट राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 वो उसी व्यक्ति के संबंध में जिसे लोक सेवक ने निर्देश दिया है।
कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या यह विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से काम कर रहा है। अगर वो जानता है कि लोक सेवक के निर्देश से काम कर रहा है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। ये विश्वास करने का कारण उसके पास है कि लोक सेवक के निर्देश से आपके घर में आपने बिजली बिल नहीं जमा किया, कनेक्शन काटने आ गए। हालांकि उन्हें पहले डिमांड नोटिस देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने। अभी एक्सीएन तो चढ़ेंगे नहीं बिजली विभाग के। उन्होंने मोहल्ले से कोई प्राइवेट मैकेनिक बुलाया और कहा ये सीढ़ी लो, चढ़ो और काट दो। ठीक है, अब आपको ये तो मालूम है एक्सीएन खड़े हैं, बिजली विभाग की गाड़ी खड़ी है और उनके सामने ये व्यक्ति सीढ़ी लगाकर खंबे पर चढ़ा है। आप चढ़ नहीं सकते हैं। एज अ प्राइवेट पर्सन यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, आप खंबे पर नहीं चढ़ेंगे क्योंकि आप तो खराब कर देंगे बिजली। ठीक है, जनता का रोष होगा। सिर्फ बिजली विभाग के लोग चढ़ सकते हैं। तो आपके पास विश्वास करने का कारण नहीं कि जब एक्सीएन खड़े हैं, ठीक है, बिजली विभाग का पूरा अमला खड़ा है, उन्हीं के सामने एक प्राइवेट व्यक्ति सीढ़ी लगाकर चढ़ रहा है। चलो हमने मान लिया आपके मोहल्ले का मैकेनिक है, आप ये माने इस मैकेनिक से मेरी लड़ाई चलती है, हमारा ही बिजली कनेक्शन काटने के लिए ये चढ़ गया है। लेकिन आपके पास विश्वास करने का कारण नहीं कि ये सब खड़े हैं, इनके सामने कैसे चढ़ गया। ठीक है, तो आपको पता करना चाहिए। तो इस व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। हालांकि बिजली का कनेक्शन काटने में कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात भी नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस तो मानव शरीर के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध। ठीक है, तो वैसी कोई बात भी नहीं आ रही, लेकिन हम केवल सिचुएशन को आपके सामने रखने के लिए इन सारे उदाहरणों का उपयोग कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश के अधीन काम कर रहा है, उसके बारे में अगर आप जानते हैं कि वो उसके अधीन काम कर रहा है या विश्वास करने कारण रखते हैं, तो उसके कार्य के विरुद्ध भी आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। ठीक है, निर्देश से कार्य यह जब तक कि वह व्यक्ति प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। यानी चलिए आपके पास नहीं है तो उससे पूछ लेते हैं, और पूछने पर भी वो ना बताए तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस है। पूछने पर भी ना बताए, उसके पास लिखित प्राधिकार हो और वो पूछने पर पेश कर दे, या तो आपको नहीं है, न करे तो है। ठीक है, तो 37 के जो निर्बंधन है वे ऐसे युक्ति संगत निर्बंधन है जिनके अधीन ही राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलना चाहिए, तो वो उन्हीं के अधीन मिल रहा है। अब जो चर्चा चलेगी वो ये कि मानव शरीर के विरुद्ध वे कौन से अपराध हैं जिनके संबंध में आपको मृत्यु कारित कर देने तक का राइट टू सेल्फ डिफेंस। मृत्यु कारित करने का नहीं है। मृत्यु कारित करने का मतलब होता है कि ब्लंटली मृत्यु कारित करना, वो काम हुआ और गोली मार दी सीधे। ठीक है, आप देखें क्या कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। ठीक है, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। व्हेन, कब मृत्यु कारित करने तक का होता है। ठीक है, तक शब्द इसमें आगे देखें, कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा में मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानित कारित करने तक है यदि वह अपराध, ठीक है, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। मृत्यु कारित कर देने या अन्य कोई हानि कारित कर देने तक का है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही
यहां जो स्थितियां लिखी गई हैं, उन स्थितियों में से कोई एक स्थिति पैदा भी हो गई है तो भी आप मृत्यु सीधे सीधे कारित नहीं करेंगे। ठीक है, ये अगर यहां न भी लिखा हो कारित कर देने तक का होगा तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रत्येक अधिकार धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन है। और धारा 37 में सबसेक्शन 2 अभी हम लोग पढ़कर आए, उसमें क्या कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उससे अधिक अपहानि कारित करने पर बिल्कुल नहीं है जितना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के ठीक है प्रयोजन के लिए जरूरी है। तो भले ही यहां मत लिखो, तो भी अगर हमला हुआ है जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो रही कि अगर हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया तो परिणाम मेरी मृत्यु होगा, तो भी सबसेक्शन 2 का ध्यान तो रखेंगे ना आप। हमले का प्रतिकार आपने किया, ठीक है, हमला रुक भी गया तो आप मृत्यु क्यों कारित कर देंगे, मृत्यु क्यों कारित कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मृत्यु कारित करने या किसी अन्य अपहानि कारित करने तक आपको अधिकार का विस्तार हो रहा था। आप किसी अन्य तरीके से उस हमले को रोक ही नहीं सकते थे सिवाय हमलावर की मृत्यु कारित करने के। देन अगर आप उसकी मृत्यु कारित कर देते तो यह माना जाता कि आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सम्यक प्रयोग किया है। अदरवाइज ये कैसे मान लिया जाए, अदरवाइज तो मामला स्वयं यहां भी, क्योंकि वो क्या करा, दोनों ऑप्शन उसने दिए। उसने कहा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का है। अगर 6 स्थितियां और 6 नहीं है तो फिर अन्य अपहानि कारित करने तक का ही है, मृत्यु कारित करने का नहीं है। यानी इन स्थितियों में आपको दोनों विकल्प रहेंगे और इनसे भिन्न स्थितियों में आपको सिर्फ एक विकल्प रहेगा। ठीक है, और जो 37 है उसका सबसेक्शन 2 ये भी याद रखें। तो जो ओवरऑल सिचुएशन निकलती है वो ओवरऑल सिचुएशन ये आ रही है कि यू कांट से, ठीक है, दैट इन दिस सिचुएशन आई हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, जो कि मृत्यु कारित करने के अधिकार को हमें दे रहा है। ऐसा आप नहीं कह सकते मृत्यु कारित करने का कोई अधिकार नहीं, मृत्यु कारित करने तक या अन्य कोई अपहानि कारित करने तक का अधिकार आपको है। यानी जहां तक हो सके जितने कम से कम अपहानि में काम चल सके उतना चलाइए। तो शेष चर्चा हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, देख लेंगे।